हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। तो बेटा हम जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमने कल मैग्नेटिक मोमेंट सीखा था क्या होता है, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगला काम करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम सीख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर, मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर। इसी में आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 3 टर्म्स जो सारे कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, MBH, मसाले वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, तो ये MBH जो है ये आपको आज के खाने को टेस्टी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चल, तो सबसे पहली टर्म है, देखो, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अगर आप देखोगे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन होता है किसी मैटर को मैग्नेटाइज करना, किसी को मैग्नेटाइज करना, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस बाय विच अ समथिंग अ मैटर कैन बी मैग्नेटाइज्ड, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ओके, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है, एम से लिखते हैं। जब आप देखो, अगर आप किसी मैटर को देखो जिसमें बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है, और एटम को आपको पता है हमने क्या सीखा है कि एटम एक्ट्स एज अ डाइपोल, है ना। डाइपोल, जिसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, म्यू एम, उसका कुछ डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है, म्यू एम। कल किया था हमने, क्या फॉर्मूला था उसका, आई ए। ओके, ये सीखा था। अब उस मैग्नेटिक मोमेंट में अगर आप टोटल देखो मैटर को, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, फिर भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ओरिएंटेशन जो है एटम्स की वो अलग अलग है चारों तरफ। तो कोई एटम अगर इधर है, किसी की अलाइनमेंट इधर है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, किसी का आगे तो किसी का पीछे, किसी का ऊपर तो किसी का नीचे, ओवरऑल जो है टोटल इफेक्ट जीरो आ जाता है। कट गया, जीरो आ गया। क्यों, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन है, रैंडम ओरिएंटेशन, राइट। लेकिन अगर आपने इसे मैग्नेटाइज किया, उसके लिए आप क्या लगाओगे, बाहर से एक फील्ड लगाओगे, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो बहुत सारे डाइपोल्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अपने आप को अलाइन कर लेंगे। अगर वो अलाइन कर लेंगे तो सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट कटेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जो है वो सरवाइव करेंगे, अब ओवरऑल बच जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इफेक्ट विल नॉट बी जीरो, दिस टाइम द मैटर इज मैग्नेटाइज्ड, हो गया वो, ठीक। और वो कितना मैग्नेटाइज हुआ या कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, दैट इज टेकन केयर बाय दिस वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। कितना होता है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो टर्म है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। सिंपल चीज है, डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब मैटर क्योंकि दो तरह से होता है, तो ये भी दो तरह से हो सकता है, मैग्नेटाइज भी, या तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म में रहेगा कि अगर मान लो जो मैटर है, जो बॉडी है, मैटर है, वो बिल्कुल होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है अगर आप स्पेस में थोड़ा सा आगे जाओ या थोड़ा सा पीछे जाओ या थोड़ा सा लेफ्ट जाओ या थोड़ा राइट जाओ, मतलब अगर ट्रांसलेशनल मोशन करो तो उसकी प्रॉपर्टीज ना बदलें। मतलब मैं इस स्पेस को यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे आगे कुछ है, और यहाँ से देख रहा हूँ तब भी वही सिनेरियो है, और यहाँ से देख रहा हूँ तब भी वही सिनेरियो है, तो इट मींस आई विल से कि हाँ जी ये होमोजीनियस है, ठीक है। जनरली वी टेक होमोजीनियस स्पेस। स्पेस में आप यहाँ परफॉर्म कर लो एक्सपेरिमेंट, या पीछे कर लो, या लेफ्ट में कर लो, या राइट में कर लो, इट विल बी सेम, रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक। तो होमोजीनियस, और
दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपिक, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में देख लो, जरूरी नहीं कि एक्स वाई में ही मूव करना है, आप एक्स टू वाई भी जा सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। अगर डायरेक्शन चेंज करो और कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि मटेरियल जो है, मैटर जो है वो आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, दो तरह से ले सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ना तो वो होमोजीनियस होगा, ना वो आइसोट्रॉपिक होगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मटेरियल आ जाएगा। तो अगर ऐसा सब मैटर है, होमोजीनियस है, तो उसी में उस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन होगी, है ना, कि थोड़े से पोर्शन में भी जो मैग्नेटाइजेशन है वही सारे में मैग्नेटाइजेशन है। जैसे आप यूनिफॉर्म डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो इसमें हम करंट देख सकते हैं, और करंट होता है मैग्नेटाइजेशन को, आप मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को स्मॉल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल बन जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। अच्छा, अगर नॉन होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस होगा तो हमें कर्ल देखना पड़ेगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का, और वो हम लिखते हैं जे के इक्वल करंट डेंसिटी। ये वही करंट डेंसिटी है जो हमने पहले भी पढ़ी है। तो इस तरह से दो तरीके से मैग्नेटाइजेशन हो सकती है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की फॉर्म में हम इस तरह से लिख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक हो गया। इसी सीरीज में हम दो डेफिनेशंस और पढ़ेंगे, वो दो डेफिनेशंस है फ्री एंड बाउंड करंट्स, बाउंड करंट। अब करंट हमने जो पढ़ा हुआ है, फ्री करंट पढ़ा हुआ है, आप बैटरी लगाओ, चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो आप क्या देख लोगे, करंट को फ्लो, चार्ज फ्लो, और आप करंट को क्या करोगे, मेजर कर लोगे। एमीटर से ये करंट मेजर हो सकता है ना। इस करंट को बोलते हैं फ्री करंट, जो मेजर इस तरह से होता है इसे बोलते हैं फ्री, लेट्स से फ्री करंट। ठीक, लेकिन अगर हम देखें, अभी हमने मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उससे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आया, तो दिस लीड्स टू सम करंट, है ना। सो जो मैग्नेटिक या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल से, मैग्नेटिक मूवमेंट से एसोसिएटेड है, मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट से एसोसिएटेड है, उस करंट को क्या बोलेंगे, और वो करंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाउंड करंट। और क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन आती है, तो इस करंट को हम मैग्नेटाइजेशन करंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने मैग्नेटाइजेशन वेक्टर में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और फ्री एंड बाउंड करंट्स की डेफिनेशन सीखी। देख लो, यहां तक कोई डाउट ना हो, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताओ। ठीक हो गया, चल जाएगा काम। चल, तो ये बात हमारी हो गई पूरी, यहाँ तक हो गया। फ्री एंड बाउंड, बाउंड हमने सीख लिया, इसके बारे में बात करनी है, और इस रिलेशन को कुछ हम यूज करेंगे। अगली टर्म्स पे आते हैं। ठीक है, तो एम तो हो गया, और हमें समझ में भी आ गई कि क्या बात चल रही है। अगली टर्म्स को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें रिलेट करेंगे आपस में। तो उसके लिए हम याद करते हैं एम्पियर्स लॉ, पढ़ा था हमने एम्पियर्स लॉ। ठीक है, जैसे गॉस लॉ होता है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एम्पियर्स लॉ भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम करता है मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ बोलता है डेल क्रॉस बी, मैं एम्पियर्स लॉ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बाकी फॉर्मूले लिख लेंगे। एम्पियर्स लॉ, तो आपने छोटे होते एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से पढ़ा होगा, इसे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, है ना। कल भी बताया था मैंने, पिछले क्लास में भी बताया था कि जब गॉस लॉ में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, हम उसके साथ भी देख लेंगे इसे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे, यहाँ वहां पे करंट की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे करंट की बात करेंगे। ठीक है, अब वहां पे सरफेस इंटीग्रल लिया था, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल लिया। क्यों? क्योंकि उल्टा देखोगे,
अगर आप सरफेस इंटीग्रल से जाओगे तो आपको यहाँ से ग्रेडियंट मिलता है ना, डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी इस पे। डाइवर्जेंस थ्योरम में हमारे पास आता है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद वॉल्यूम इंटीग्रल, जहां पे स्टोक्स थ्योरम लगेगी। इसमें क्या आएगा हमारे पास, ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी। अब कर्ल क्यों आया इसमें, उसमें डाइवर्जेंस क्यों आया, सिंपल सी बात है, जो फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, जो फैक्टर रिजल्ट देता है वही आता है, दूसरा तो जीरो ही हो गया। तो अगर आप देखोगे तो हमने सीखा था कि बी डॉट डी एस तो जीरो ही है ना, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म सिखाया था पिछली क्लास में कि ये तो जीरो ही होता है, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बी डॉट डी एस का तो मीनिंग नहीं रह जाता ना, उसका तो मीनिंग नहीं रह जाता। और वहां पे हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि ई डॉट डी एल जीरो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव की वजह से ये जीरो आ जाता है। तो वहां पे लाइन इंटीग्रल की बात नहीं करते हम उसके कर्ल को जीरो ले लेते होते हैं। लाइन इंटीग्रल में बात पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं करते, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल की बात नहीं करते, इसके डाइवर्जेंस को जीरो ले लेते होते हैं। ठीक है, तो बी डॉट डी एल को यहाँ से आप म्यू नॉट आई को आप ऐसे म्यू नॉट जे डॉट डी एस में भी लिख सकते हो। करंट की डेफिनेशन तो आपको मिल जाएगा, डेल क्रॉस बी इज म्यू नॉट जे। हमारे पास एम्पियर्स लॉ है इस फॉर्म में, म्यू नॉट जे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जे जो है वो कौन सा है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कौन सी, तो हम इसे लेंगे दो पार्ट्स में, करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री करंट के बाउंड करंट्स। तो एक करंट डेंसिटी हो गई फ्री वाली और दूसरी होगी मैग्नेटाइजेशन वाली। बाउंड करंट्स को मैग्नेटाइजेशन करंट बोलते हैं, बताया था मैंने, अभी अभी बताया। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ दो टर्म्स आ गई। ठीक हो गया, ठीक। अब हमने जे में सीखा, जे एम को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, जे एम को, जे को करंट डेंसिटी को लिखा था, अभी अभी लिखा था, करंट डेंसिटी इज डेल क्रॉस एम। देख लो लिखा था ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, डेल क्रॉस एम लिखा था। यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एफ प्लस म्यू नॉट डेल क्रॉस, म्यू नॉट मैं बाहर ही रखता हूँ, अंदर नहीं लेके आता, बाहर ही रखता हूँ, क्रॉस एम। ठीक है, और ये म्यू नॉट को मैं वहां ले जाऊंगा, और डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट माइनस डेल क्रॉस एम इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एफ। देख लो सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, म्यू नॉट को अपॉन में ले गया और डेल क्रॉस एम को उधर ले गया। ठीक है, अब डेल क्रॉस बाहर निकाल लो, डेल क्रॉस बाहर निकाल लो, तो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट जे एफ। और अगर आप शुरू वाले रिलेशन से देखो, म्यू नॉट जे वाले से, जिसमें हम डेल क्रॉस बी को, जिसमें हम शुरू वाले रिलेशन में कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट जे लिख रहे हैं, तो ये सिमिलर है ना, म्यू नॉट जे फ्री करंट वाला, कर्ल किसका, इसका। सो दिस इज ए न्यू वेक्टर, न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन और फील्ड इंडक्शन। तो इसे हम बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू एच लिख लेते हैं, इसे हम इक्वल टू एच लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ हो गया फील्ड इंडक्शन। अगर आप इसे ऐसे लिखो तो पता है हमें क्या होता है, उसमें लिख सकते हो बी इज इक्वल टू, इससे क्या होगा, एम प्लस एच, बी इज इक्वल टू, बी अपॉन म्यू नॉट लिख रहा हूं पहले, इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस एच, और बी हो जाएगा म्यू नॉट एम प्लस एच। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास, जो तीनों को रिलेट करता है, जो तीनों को रिलेट करता है। एच भी मैंने बता दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच किसके इक्वल है, एच इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे ही लिखें, इन्हीं टर्म्स में घूम रही है कहानी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए हैं तीनों टर्म्स, इसीलिए हम इसे साथ साथ लिखते हैं। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, फ्लक्स डेंसिटी जो भी है वो लिख दिया। ठीक है, चेक कर लो एक बार, मैथ्स में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो आराम से, तसल्ली से इक्वेशंस को समझ लो, ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहे।
देख लो अच्छे से। करें आगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पार्ट समझ में आ गया, आराम से इजीली समझ में आ गया। कोई भी और ग्रुप में भी पूछ सकते हो, चैट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं मैं, जो ये फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। और जो इंटीग्रल वाली थी, जैसे ये वाली हो गई, ये छोटे होते पड़ी थी, या फिर ये वाली ले लो, जो ये फॉर्म है, ठीक है, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म अगर एच की टर्म्स में मैं लिखूं, तो यहाँ पे एच की टर्म्स में लिखता हूं, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एफ, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। और अगर लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में ले आए हम इसे, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एफ, फ्री करंट। तो ये जो है इंटीग्रल फॉर्म, integral form of Ampere's law, and this is differential form of Ampere's law, differential form of Ampere's law। चलेगा काम, आगे सीखें एक और रिलेशन और इसके साथ की टर्म्स। तो दो टर्म्स और सीखते हैं, दो टर्म्स और। दो टर्म्स क्या है, एक टर्म है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, दूसरी टर्म है ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है, देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, ठीक है, मैटर जो है वो मैग्नेटिक, मैग्नेटाइज हो भी सकता है, या ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या हो सकता है ना ही हो, ठीक होता है। तो कुछ ना कुछ एक लेवल तक वो मैग्नेटाइज होगा, वो उसकी अपनी एक अपनी परमिशन देने की कैपेसिटी है कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो हर मैटर की, हर बॉडी की एक अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक डिग्री तक, जहां तक एक एक्सटेंट तक होता है, जहां तक वो जहां तक वो जा सकता है, जहां तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है। तो उस डिग्री को, कि कहां तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। वो उसके मेजरमेंट को बोलते हैं हम परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। कितना होता है ये, आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, ये मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसे अगर आप H से डिवाइड कर दो, उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा कि भाई इतना ही, इस डिग्री तक ये मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लगाने के बाद वाला है ना ये, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो उससे उसकी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, उस मीडियम की। जैसे अगर आप सोलेनोइड लो, सोलेनोइड की एक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक। लेकिन जैसे ही वो सोलेनोइड में आप रखोगे किसी मैटर को, तो आउटसाइड फील्ड के साथ साथ उसके अंदर डाइपोल्स आ जाएंगे, तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर लेगा। वो हमने दूसरी फील्ड पढ़ा ना, मैग्नेटाइजेशन। रिजल्टेंट जो है वो एच है, एक फील्ड है बी है, एक जो है वो एक्वायर कर लिया है, तीसरा फैक्टर जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो टोटल फाइनल कितना बच गया, उस तरह से ले रहे हैं कितना बन गया। तो तीन फैक्टर्स है हमारे पास, तो जिस डिग्री तक वो कर रहा है उसमें ऐसे हम जो लेंगे वो परमिएबिलिटी है। और कुछ मटेरियल जो है वो बड़ी इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हो आप, जैसे कि आयरन, पर कुछ एक को नहीं कर सकते। तो कितनी इजीली, कितनी ईज के साथ आप किसी को मैग्नेटाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते, इस चीज का मेजरमेंट ससेप्टिबिलिटी देता है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी, इसे म्यू से लिखते हैं और इसे जाई से लिखते हैं, जाई ससेप्टिबिलिटी, हाउ इजीली a specimen can be magnetized। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, ठीक। और ये किस में होता है, ये होता है अगर आप m by h लो, साई m की वैल्यू होती है
कि मैग्नेटाइजेशन उसका कितना हो सकता है और कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग कितना वो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है मीडियम का, कितनी इजीली हो रहा है वो ये बताएगा, और कितना हो रहा है, किस लेवल तक हो रहा है वो ये बताएगा। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन होना इजीली या डिफिकल्टी से वो m बताएगा, क्योंकि जैसा वो मटेरियल है उस हिसाब से उसके मैग्नेटिक मोमेंट सेट होंगे, और कितना वो हो सकता है मैक्सिमम वो b बताएगा, उसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी में लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास दो रिलेशंस, दो डेफिनेशंस और आ गई, अच्छी अच्छी हैं, सिंपल सिंपल हैं। और अब हम इनमें एक रिलेशन और करेंगे, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा रिलेशन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस m। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे ढंग से लिख लेता हूँ। ढंग से मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट, पहले h में प्लस m करेंगे, फिर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, ढंग से लिख दिया। अब मैं इसे h से डिवाइड करूंगा, तो ये हो गया b अपॉन h, ये हो गया म्यू नॉट, और ये हो गया h अपॉन h, और ये हो गया 1 प्लस m अपॉन h, ये हो गया। अब हम b अपॉन h को क्या लिख रहे हैं, म्यू लिख रहे हैं, परमिएबिलिटी, और ये म्यू नॉट है, और ये 1 है, और ये ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, और म्यू अपॉन म्यू नॉट अगर मैं ले लूं तो म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो म्यू आर और इज इक्वल टू म्यू तो लिख दिया हमने वहां, म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर लिख दिया, और ये हो जाएगा 1 प्लस जाई एम। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमिएबिलिटी की एग्जैक्टली टर्म्स में लिखना है तो म्यू लिख लेना, नहीं तो रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेशन आ जाएगा। किसी को अगर ज्यादा इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं तो ज्यादा मैग्नेटाइज कर पाएंगे, अगर किसी को मुश्किल से मैग्नेटाइज करते हैं तो कम मैग्नेटाइज कर पाएंगे। इन दिस वे परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, हो गया, ओके। तो लेट मी रिकैपिटुलेट द होल थिंग। हमने बेसिकली 3 फैक्टर सीखे हैं, m, b और h, उनमें आपस में रिलेशन सीखा है। उसके हिसाब से हमने एम्पियर्स लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में सीखा है। उन्हें यूज करके हमने फ्री और बाउंड करंट सीखे हैं, और इनमें आपस में सभी में रिलेशन सीखा है। साथ साथ हमने परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी वाली टर्म्स भी सीखी हैं, और उनमें आपस में रिलेशन सीखा है। ओके, सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन कंफ्यूज करने वाली है। टर्म्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, कभी आप किसी सिंबल में प्लस माइनस उल्टा कर देते हो, भूल जाते हो कि कौन सी वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ध्यान से, प्यार से, अच्छे से 2-3 बार देख लेना, एक एक बार लिख लेना कम से कम, ताकि ये काम अच्छे से हो सके। ठीक, तो ये करके आना पूरा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, एंड keep on working, keep on studying, keep on asking your doubts in chats or groups, and stay tuned with us.